Very good morning to all of you. Today topic discussion related to essay comprehension, RC and upcoming prelims and mains as well as interview and mains GA. Okay, there are 4 students participating in it. Okay, the first topic start from Tanvi. Start. Good morning everyone. Myself Tanvi. I have prepared a topic like economic growth. थोड़ा सा माइक पास कर लो ना, आवाज़ कम आ रहा है. अभी आ रही है ठीक? हाँ माइक, हाँ पास से ही बोलना, मेरे ख्याल से हेडफोन है या माइक पास कर लेना. ओके, टॉपिक क्या है तुम्हारा? तो मेरा टॉपिक था कि इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ चर्न द नेक्टर ऑफ ग्रोथ. ठीक है. एक वर्ड उसने यूज़ किया चर्न. चर्न का मतलब होता है अनस्टैब्लिश, टर्मोइल या फिर क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं हम. उथल तो पुथल. इस आर्टिकल में, ये जो आर्टिकल था ये मेनली जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने ही लिखा था. तो इसमें बताया गया है कि इंडिया ने प्रीवियसली जो हिस्ट्री से लेकर अभी तक कैसे इंडिया अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कर रहा है. एनर्जी सेक्टर पे मोस्टली इन्होंने फोकस किया है. तो सबसे पहले एग्जांपल ये था कि हमने एग्जांपल लिया कि 1991 का जब इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हुई थी इंडिया की, और उसमें भी इंडिया ने उस पे पेव द वे कर लिया था. और उसके बाद में कोविड-19 आया 2020 में, और उसके बाद भी इंडिया की जो इकोनॉमी है फिलहाल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी चली गई है और 6% या 7% के बीच में हमारी ग्रोथ चल रही है. तो ऐसा है कि कोई भी कंट्री इतना ग्रो नहीं कर पा रही. इवन कि चाइना और जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग है यूएसए, वो भी नहीं कर पा रहे. उनकी 3% है, 2% है. रशिया 2.2% है उनकी, लेकिन इंडिया कर रहा है 6%. तो इसमें जो हमारा आर्टिकल है इसमें ये दिखाया गया है कि इंडिया है वो बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ कर रहा है, रेजिलियंट है. इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो रखी है फिर भी. फिर इसमें पॉइंट है कि रशिया है, रशिया से हम जैसे क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, एलएनजी परचेज कर रहे हैं. इवन दो कि जैसे ईरान है और दूसरे वेनेजुएला लाइक कंट्रीज हैं, उन पे सैंक्शन लगे हुए हैं. उनका जो ऑयल है वो कोई परचेज नहीं कर सकता क्योंकि उन पे काफी सैंक्शन लगे हुए हैं, उन्होंने काफी टर्मोइल कर रखा है. लेकिन रशिया का जो ऑयल है वो हम परचेज कर सकते हैं. तो हम एक रोबस्ट ग्रोथ दिखा रहे हैं, और ये भी है कि हम ट्रू है अपनी जगह पे. और जैसे कि यहाँ की पीएसयूज है, इवन तो जो कोविड हुआ था उस टाइम पे काफी लॉस हुआ पीएसयूज को, लाइक 10 रुपीज पर लीटर उन्होंने लॉस लिया. लेकिन इकोनॉमी फिर भी डाउन नहीं हुई है और लोगों को फिर भी ऑयल मिला. लास्ट 15 सेकंड है, कंक्लूड करो. 3 मिनट रहेगा तो अच्छा है. तो कंक्लूजन यही है कि इस पूरे आर्टिकल में शो किया गया है कि इतनी ज्यादा टर्मोइल होने के बाद भी इतना ज्यादा चढ़ नहीं लगे. जैसे कि ये कोविड-19 चला हुआ 1991 की थी, और जो लोग जो बाहर के जो हमें डिग्रेड करते हैं कि डेड इकोनॉमी बोलते हैं इंडिया को, उनके लिए ये एक आंसर है कि इंडिया फिर भी ग्रो कर रहा है 6% से. और लाइकली ये नेक्स्ट ईयर तक 2025 तक 2026 या 2030 तक ये जर्मनी को सक्सीड कर देगा. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. ठीक है, वेरी गुड. गाइस, श्वेता के 2 टॉपिक्स हैं. उसने कहा था सर एक कल मनी वाइज पेज आता है मंडे को, उसके एक भी टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. कल मनी वाइज पेज में एक मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक था. सुनना श्वेता, बस इंस्ट्रक्शन यही है, स्लो बोलना, टॉपिक लाउडली बोल के. ओके, जब मैं दोनों टॉपिक कंक्लूड होने लगेगा तो मैं पहले 20-20 सेकंड बता दूंगा. Yes, sir. स्टार्ट. Good morning, everyone. I am Shweta Srivastav. Today I have 2 topic. My first topic is the Hindu front page. India, China committed to fair resolution of border issue. Modi. सर इस टॉपिक में ये बोला गया है कि इस टॉपिक में ना, हाँ, मोदी जी गए हैं चाइना में एससीओ समिट करने. इस समिट के साइड बाई साइड मोदी जी ने चाइना के प्रेसिडेंट से कन्वर्सेशन किया है, हमारे मतलब रिलेशंस को बेटर करने के लिए, बॉर्डर इशू को अच्छा करने के लिए. तो चाइना के प्रेसिडेंट एक्स जिनपिंग ने उन्होंने बोला कि बॉर्डर इशू हमारे ओवरऑल रिलेशन को डिफाइन नहीं करता है. शी जिनपिंग उनका नाम है, शी जिनपिंग. या हाँ, शी जिनपिंग
शी जिनपिंग। तो उन्होंने बोला बॉर्डर इशू हमारे ओवरऑल रिलेशन को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, बॉर्डर इशू तो ठीक करेंगे, लेकिन इससे साथ हम लोग अपना ओवरऑल रिलेशन को बॉर्डर इशू के वजह से इम्पैक्ट होने नहीं देंगे, ठीक है। और इस मीटिंग में ट्रेड से रिलेटेड बात हुआ, फिर म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ कि टेररिज्म को हम लोग कम करेंगे, फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से स्टार्ट करने का बात हुआ, और फिर वीजा फैसिलिटी को और अच्छा किया जाएगा, स्मूथ किया जाएगा, जो भी बहुत इश्यू चल रहा था कुछ दिन पहले चाइना के साथ, उस चीज को अच्छा किया जाएगा। फिर डायरेक्ट फ्लाइट खोला जाएगा चाइना के लिए। तो ये सब बात हुआ एससीओ मतलब एससीओ समिट के साइड लाइन में, मतलब साइड बाय साइड। और फिर हमारे प्रेसिडेंट पीएम मोदी जी ने शी जिनपिंग को इनवाइट भी किया नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट के लिए। नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट हमारे इंडिया में होने वाला है, इसीलिए उन्होंने इनवाइट भी किया शी जिनपिंग को। गुड। इस टॉपिक को कंक्लूड, ये मीटिंग में बात हुआ। इस टॉपिक को में कुछ कंक्लूड करना है, लास्ट लाइन कुछ बोलना है अगला स्टार्ट करने के पहले? नहीं सर, ओवरऑल यही था, पूरा हम डिस्कशन मेन पॉइंट बता दिए इस टॉपिक का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक। My second topic is from the money wise space. मेरा second topic है why NRI are choosing India for medical tourism. सर पहले NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, मोर देन 182 इंडिया के बाहर रहते हैं पूरे 1 ईयर में। और मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कि जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, कुछ भी फैसिलिटी के लिए, या फिर अच्छे डॉक्टर्स के लिए, या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए दूसरे कंट्री में जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, ये हुआ मेडिकल टूरिज्म। तो अब मैक्सिमम ये देखा गया है कि डेवलप कंट्री में जाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि डेवलप कंट्री के लोग डेवलपिंग कंट्री इंडिया में आ रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजन है। पहला तो हमारा मेडिकल टूरिज्म, मतलब हमारा मेडिकल बहुत सस्ता है, हम लोग बहुत लो कॉस्ट में सर्जरी ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इवन हम लोग डेली रूटीन चेकअप भी बहुत लो कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्री जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया। जो सर्जरी इंडिया में $500 में हो सकता है, उसका 10 गुना अमेरिका में $50,000 लगता है। तो इसीलिए बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि इंडिया में आके ट्रीटमेंट कराना। तो ये रेशियो बहुत बढ़ते जा रहा है, और हमारा टारगेट था कि मेडिकल टूरिज्म को हम 2026 तक $13 तक ले जाए। तो ये टारगेट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अभी हमारा मेडिकल टूरिज्म $13 से अबव चला गया है। और मोस्ट फेवरेबल मतलब मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया में मोस्ट फेवरेबल सिटीज अभी देखा जा रहा है, जिसको लोग एनआरआई प्रेफर करते हैं। हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, कोची हो गया, त्रिपुरम हो गया, ये सबको मोस्ट फेवरेबल माना जा रहा है। वहां पे ज्यादा लोग जा रहे हैं। और हमारे इंडिया में कॉस्ट तो कम लगता है, और फिर टाइमली हम लोग सब चीज बहुत टाइमली प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेरिका में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए अमेरिका से भी बाहर से लोग आ रहे हैं, रशिया से भी आ रहे हैं, बहुत डेवलप कंट्री से भी एनआरआई आ रहे हैं हमारे कंट्री में ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो इससे हमारे कंट्री को फायदा हो रहा है, और आगे भी फायदा देखा जा रहा है कि इससे आगे भी हमारे कंट्री में फायदा होगा और ग्रोथ होगा। तो इसीलिए हमें मतलब इस गवर्नमेंट काम भी कर रही है इस चीज में कि हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करे, हमारे मेडिकल टूरिज्म को अच्छा करे, कि वो लोग जब इतने भरोसा करके हमारे पास आ रहे हैं तो हम उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, उनके ट्रस्ट को ब्रेक ना होने दे। सिर्फ यही है। ठीक है गाइस, श्वेता के टॉपिक में एक दो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, देन दीक्षा स्टार्ट करेगी। पहले तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनआरआई एंड पीआईओ। मैं वो बता देता हूँ। एंड वी सेलिब्रेट एनआरआई डे ऑन एवरी 9th of January every year, and the difference between NRI and PIO is नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जिसका जन्म इंडिया में हुआ है बट वो बाहर जाके जॉब कर रहा है गाइज। और PIO मतलब उनके 4 फादर्स इंडिया से हैं, यानी कोई कपल इंडिया से बाहर गया, उनकी वहाँ बच्चे वगैरह हुए हैं, तो वो लोग PIO कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के निवासी। ओके, एंड दैट मनी वाइज पेज इज अवेलेबल ऑन मंडे द हिंदू। इट इज़ वेरी रिलेवेंट फॉर द पॉइंट ऑफ the topics in RC and close test related to economy and banking and insurance sector, as well as an interview also. Okay, next topic Diksha, then last Swati. 3 minutes start. Good
Good morning, all of you. My name is Diksha, and my topic is India and Japan showed that their ties were stable amid a global change. तो इसमें ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जापान विजिट करके जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा के साथ 15th एनुअल इंडिया जापान समिट अटेंड किया था। इस समिट का जो मेन पर्पस था वो ये था कि दोनों देशों के जो रिलेशन को एक नेक्स्ट जेन फोकस देना। तो जापान ने इंडिया में $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है और 170 MOU साइन हुए थे, ठीक है। साथ ही 2035 विजन स्टेटमेंट अडॉप्ट किया जिसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट कनेक्टिविटी पर फोकस हुआ था। जापान का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट भी शोकेस हुआ और सिक्योरिटी के लेवल पर दोनों ने अपनी 2008 सिक्योरिटी पार्टनरशिप को अपग्रेड किया था। और अब इसमें एनुअल NSA लेवल डायलॉग, क्वाड कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट और UN रिफॉर्म भी इंक्लूड है। जॉइंट स्टेटमेंट में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम कंडेम किया और टेररिज्म के खिलाफ भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया था। और इस विजिट का टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा। जब मोदी जी जापान गए थे तब US ने हाई टैरिफ लगाए थे जो इंडिया इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे थे। उन्होंने जापान को अपना पहला स्टॉप बनाया, फिर जी जिनपिंग से मिले ताकि 4 साल बाद रिलेशन नॉर्मल हो सके। जापान खुद भी चाइना के साथ ईस्ट चाइना सी में टेंशन और US के साथ ट्रेड इश्यू फेस कर रहा है, इसलिए ये समिट एक बायलैटरल मीटिंग से ज़्यादा था। ये एक जियोपॉलिटिकल मैसेज था कि इंडिया जापान रिलेशन स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है। इसका जो मेन कंक्लूजन है वो यही है, इंडिया जापान रिलेशन आज के टाइम में सिर्फ इकोनॉमिक या बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहे। ये पार्टनरशिप एक नेक्स्ट जेन स्ट्रेटेजिक विजन लेकर चल रही है जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी सब कवर होते हैं, ठीक है। एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी जैसे US चाइना ट्रेड वॉर, इंडो पैसिफिक टेंशन, टेररिज्म, दोनों कंट्रीज ने क्लियर मैसेज दिया है कि उनके टाइज स्टेबल, रेजिलिएंट और फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। इन शॉर्ट मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि इंडिया एंड जापान आर नॉट जस्ट पार्टनर, दे आर स्ट्रेटेजिक एलाइज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एशिया एंड बियॉन्ड। ठीक है, दीक्षा रिस्पॉन्ड भी देते चल रहे हैं। श्वेता का भी अच्छा था, थोड़ा सा बीच बीच में पेस ज़्यादा हो जा रहा था बट कॉन्फिडेंट ठीक था। दीक्षा आज पहली बार बोली है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा था लेकिन वो टॉपिक में खो गई थी। जैसे सामने सारे लोग हैं ना, वो थोड़ा उनको भी ऐसे करके देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे अपना उसने एफर्ट अच्छा दिया है और कॉन्फिडेंट थी वो। लाख स्वाति है गाइज। इसके बाद रिकॉर्डिंग जब रोकूंगा तो वी विल डिस्कस ऑन 5 मिनट रैंडम टॉपिक। इट विल बी हेल्पफुल फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड GDZ जो कुछ भी है मैंने लिखा है मनीष को साइड में अभी, तो वो हम लोग करेंगे। ओके, लास्ट टॉपिक स्वाति। Good morning, sir. Today is my topic. Mini cloudbursts are on the rise. Under this topic, IMD Director General Mrityunjay Mahapatra said on the conference there is no increasing trend in cloudburst over India in recent years, but there is an there has been an increase in mini cloudburst due to the heavy rainfall in last 3 months, June to August, and also he said अगस्त के कंपैरिजन में सितंबर में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। नॉर्मल टू अबव रेंज होगा, इंडिया में बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। अब तक का मानसून का जो लेवल देखा गया है जून टू अगस्त में वो 6% अबव रहा है नॉर्मल टू अबव रेंज में। साथ ही बताया गया है, इसमें बहुत सारा डाटा दिया गया है जो कि 2001 के बाद से 2025 में अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश हुआ है और इसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि सितंबर में उससे भी ज्यादा बारिश होने का संभावना बताया जा रहा है। और फिर इसमें बोला गया है कि उत्तराखंड में और साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जो भी नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न एरियाज, उसमें 26% नॉर्मल टू अबव रेंज में बारिश हुई है। इनकी कंक्लूजन यही बोला गया है कि 2001 कंपैरिजन में 2025 में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और सितंबर में अगस्त के कंपैरिजन में ज्यादा बारिश होने वाला है। इसलिए मतलब बहुत सारे इसमें डाटा और दिखा के बताया गया। इसमें बस बहुत सारा डाटा ही दिया हुआ था कि मतलब 300 सेंटीमीटर से 26% से करके ऐसे अबव करके बताया गया है। IMD का हेडक्वार्टर कहाँ है स्वाति? IMD का हेडक्वार्टर एनीबडी? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली है, कोलकाता है?
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। चलो तो देख लेंगे IMD का, मे भी सही हो गई वो, देख लेते हैं IMD का। गाइज ये तो पता चल रहा है ना कि इनका किस किस, स्वाति का आर्टिकल फ्रंट पेज का था, श्वेता का मंडे वाइज वाला था, तो किसका किसका क्या पेज था दिख रहा था ना, आइडिया लग रहा होगा। ओके गाइज ठीक है, ये आज का टॉपिक था। मेरा नंबर है 7503235358। ओके, आगे आने वाले प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।